नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप में हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते में देखने को मिली है और एक रेंज में अटकता हुआ अब सोना यहां पर नजर आ रहा है। इस हफ्ते चाइना का पीएमआई डेटा है, साथ ही साथ यूएस फेड की मीटिंग भी है, तो यहां से क्या क्यूज मिल सकते हैं, आप कैसे करें सोने में कारोबार, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही बात करेंगे प्याज की, जहां पर काफी सारी कॉन्वर्सेशन फिलहाल होती हुई नजर आ रही है कि किस तरह के एक्सपोर्ट नंबर्स को यहां पर हरी झंडी मिली है, उसके ऊपर क्या है डिटेल्स, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर उतार चढ़ाव जारी है। अगर जीरे की बात करें तो कुछ मुनाफा वसूली आज है, लेकिन हल्दी और धनिया में अभी भी इंटरेस्ट बरकरार। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी, एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पावले, साथ ही गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सत्यनारायण गुप्ता और एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ बनेंगे। हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं निर्मल बैंक की तरफ से। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर अब 2330 के आसपास के ट्रेड्स हमने बनते हुए देखे हैं। फ्राइडे को भी मोर और लेस इसी तरह के कारोबार हमने बनते हुए देखे थे। कुणाल, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस गोल्ड के, और इस हफ्ते में डिपेंडिंग और किस तरह का डेटा है भारतीय बाजारों के लिए, तो ये ट्रंकेटेड वीक भी है, कैसे देखते हैं अब आप प्राइसेस? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में नियर टर्म में अपसाइड लिमिटेड है। मुझे नहीं लग रहा है $2400 के ऊपर गोल्ड जाएगा। और हर स्पाइक पे जो ट्रेडर्स है उनको ट्रेड करना है, तो मेरी सलाह रहेगी कि उछाले पे बेच के काम कीजिए। 2360, 2370 ये सब लेवल्स सेलिंग जोन है मेरे हिसाब से। 2400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और दिस शुड ऐसे ही आपको एमसीएक्स में यहाँ से 300-400 रुपए की अपसाइड आती है तो सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। All the positive news have been factored in. Geopolitical, interest rate cut, चाइना बाइंग गोल्ड, ये सब प्राइस्ड इन है। ये लेवल्स पे इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं आ रही है गोल्ड में। सो मेरा अनुमान ऐसा है कि मौजूदा स्तरों से ऊपर जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग, सेलिंग, जो भी आप वर्ड यूज कीजिए वो लग रहा है। मैं अभी फिलहाल बुलिश नहीं हूँ गोल्ड में। और मेरा मानना ऐसा है कि ट्रेडर्स के लिए, सी आई एम नॉट वेरी बेरिश फंडामेंटली, बट हम्म। ये लेवल्स पे कंफर्ट जोन नहीं है। तो हम्म। 70,900, 70,800, 70,600 ऐसे स्तर आपको आने वाले दिनों में। और फेड की मीटिंग भी है, सो उसमें क्या बयान आके निकलते हैं, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर द इंटरेस्ट रेट कट, वेदर देर इज गोइंग टू बी डिले और नॉट, तो ये सब आइडिया आएगी फेड की मीटिंग से। सो ये हफ्ते में है, उछाले पे बेच के काम कीजिए। ओके। कुणाल, जैसे आपने कहा कि 2400 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शनल अभी भी यहाँ पर तेजी सोने में बरकरार है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, जहाँ पर $2700 पर आउंस का उन्होंने टारगेट बताया है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 के लिए। तो जो ये मुनाफा वसूली है, ये जो बिकवाली की कॉल आपने सोने में दी है, ये कब तक बाजार उसको वर्क इन करता हुआ दिखेगा? आई थिंक परहैप्स अ मंथ और टू। 2290 मेरा मानना है, 2290 के आसपास मार्केट स्टेबल होना चाहिए। हम्म। और मैक्सिमम 2290 के नीचे और $15-20 और वहां पे मैं कोई मंदी में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स पे नई बाइंग करना रिकमेंडेबल नहीं है। मेरा ओवरऑल व्यू तेजी का ही है। बट हमारा $2400 का टारगेट था अक्टूबर में, जो आ गया है मई महीने में। सो अभी ये लेवल्स पे मेरा कंफर्ट जोन नहीं है कि यहाँ पे एग्रेसिव गोल्ड बाय करना चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा। ज्वेलरी बाइंग भी थोड़ी, डिमांड भी थोड़ी सबड्यूड रहेगी। इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू डाइजेस्ट दिस हायर रेट। सो सम करेक्शन ऑफ प्रॉफिट टेकिंग इज अंडर वे, आज ये हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते। ऐसा मेरा मानना है कि $2400 के ऊपर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में गोल्ड नहीं जाना चाहिए। ओके। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ और शायद देखने को मिल भी सकती है, और अच्छा समय भी है क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 10 दिन में अक्षय तृतीया है, तो खरीदारी यहाँ पर लोग शायद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्राइसेस में एक मुनाफा वसूली यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तान्या, नमस्कार, कैसे देखती हैं आप करंट प्राइसेस एज अ ज्वेलरी हाउस? आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस, और इन स्तरों पर खरीदारी कैसी है? जैसे कुणाल ने पहले बताया कि गोइंग फॉरवर्ड आगे चल के सोना हमको अच्छा प्रॉफिट ही देगा, बढ़ना ही है। लेकिन करंटली सोना का जो अपहीवल आया है, अप एंड डाउन आया है, उसकी वजह से बिकवाली मार्केट में थोड़ी रुकी हुई है। वैसे भी बिकॉज ऑफ आचार संहिता मूवमेंट कम है। एंड अक्षय तृतीया के ठीक पहले वैसे भी थोड़ा रुकता है, वॉक इन आता है, इंटरेस्ट होता है भाव समझने में, लेकिन सेल थोड़ी रुकती है।
ऑल्सो काफी एक्सपेक्टेड है, जैसे वेडनेसडे को मीटिंग है और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड यही है कि रेट कट नहीं होगा, पॉजिंग ही रहेगी। सितंबर में शिफ्ट हो गया है अब जो नेक्स्ट रेट कट है। तो बिफोर गोल्ड कैन गो अप, जो आपने बोला मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिफोर इट कैन गो अप इट शुड गो डाउन अ लिटिल बिट मोर, लाइक कुणाल सेड बिफोर मी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कस्टमर भी आप लोग के जैसे चैनल देखते हैं, एंड वाइजन अप है, वो भी रुके हुए हैं कि वो अक्षय तृतीया के पहले भाव काटना चाहते हैं। तो बार बार इंक्वायरी बहुत आ रही है कि अभी और गिरेगा, उनका यही स्पेकुलेशन है कि और गिरेगा, 69 से 70 के आसपास मिलना चाहिए रेट। तो अक्षय तृतीया शुड बी अ गुड सेल, बट एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ा रुका हुआ है। अक्षय तृतीया को लेके अब मार्केट्स में क्या एक्सपेक्टेशन है तान्या? किस तरह का लॉन्चेस आप कर रहे हैं? लाइट वेट होगा क्योंकि प्राइसेस तो इन एनी केस ऊपर हैं, मुनाफा वसूली के बाद भी पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छे खासे ऊपर हैं। देखिए, प्राइसेस हमेशा जो चढ़ता हुआ है वो सेटल होता है जब तक ऐसे डाइजेस्ट होता है, उसके बाद इट इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, इट इज ऑलवेज गुड फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि शोर क्लाइंट के मन में ये रहता है कि हाँ जी हमने सोना खरीद के सही काम किया, वो बढ़ता रहता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बार सोना सेटल हो जाता है तो, और अक्षय तृतीया पे थैंकफुली 400 रुपए तक का रैली करने के बाद जो हमको अभी इस टाइम पर थोड़ा बहुत भी करेक्शन दिख रहा है और दिखने का ऑप्शन है, मतलब ओपिनियन है कि होना चाहिए अक्षय तृतीया तक, वो काफी अच्छा उसका संकेत है अक्षय तृतीया के लिए। काफी अच्छी जोर जोर से सबने तैयारी करी है, और जैसे आपने कहा कि लाइट वेट ज्वेलरी पे काफी मेहनत हो रही है, नए कलेक्शन, अमूमन सारे ब्रांड्स आप देखेंगे तो लाइट वेट कलेक्शन के नए ब्रांड्स भी लोग निकाल चुके हैं, कलेक्शंस निकाल चुके हैं, एंड उसमें ही शादी का भी लेकिन सीजन है तो उसका भी बहुत अच्छा सबने स्टॉकिंग करी है। काफी एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे कि अच्छा कोइंसिडेंस है कि गिरता हुआ रेट मिल रहा है, तो अक्षय तृतीया से कोइंसाइड करता है, इट शुड बी अ वेरी गुड सेल ऑफ फॉर दैट डे। तान्या, ऑल्सो सिर्फ सोने में ही यहाँ पर ज्यादा पुश है क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर मूव हुए हैं और लोगों को लगता है कि रिटर्न्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, या फिर स्टडेड ज्वेलरी डायमंड्स की तरफ भी झुकाव है इस बार? देखिए इस टाइम पे तो सोने का, क्योंकि अक्षय तृतीया त्योहार ही सोने का है, उस पे सबका सोने का खरीदने का बहुत रहता है, एंड प्लस द वेज गोल्ड हैज गॉन अप, आई थिंक एक यूजुअली होता था कि सोना इंसान खरीदता था फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, एंड देयर वाज अ सेपरेट क्लास जो कि डायमंड्स में प्रेफर करता था। वो जो एक लाइन है वो मर्ज आउट हो गई है, स्पेशली बढ़ता हुआ सोना में उसका डिमांड और ज्यादा बढ़ गया है। तो एज ऑफ नाउ मैं कहूंगी डायमंड और उसका जरूर है, मेंटेन्ड है, कम नहीं हुआ है, लेकिन गोल्ड हैज रियली सरपास्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स, गोल्ड का डिमांड हैज रियली सरपास्ड अदर प्रोडक्ट्स इन माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली, लोगों ने सोने में यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, तो इवन एज प्राइसेस यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम देखेंगे कि सोने में यहाँ पर बढ़त और सपोर्ट और खरीदारी बरकरार रह सकती है। तान्या, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस राय के लिए भी। तो अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल सोने में कारोबार, और माना जा रहा है कि कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, स्पेशली फेस्टिवल सीजन के आसपास, जो कि फायदेमंद रह सकता है इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। कुणाल, इवन एज बाकी सेक्टर्स में कुछ बहुत मुनाफा वसूली है, कंसोलिडेशन है, लेकिन मेटल्स में आज भी हायर हाइज हैं। स्पेशली कॉपर में चाइना ने संडे को अनाउंस किए है कि वहाँ पे जो रियल एस्टेट के कर्ब्स थे, वो कर्ब्स को वो कम कर रहा है। सो उसके कारण मुझे लग रहा है कि जो भी मेटल के प्राइस है उसको बेनिफिट मिलेगा। चाइना की इकोनॉमी ऐसे टाइम पे रिकवर कर रही है जहाँ पे वर्ल्ड को चाहिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, और ऐसे टाइम पे ही चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज पॉलिसी मेकर, चाइना की इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि मेटल में कोई लंबी डाउनसाइड आएगी फिलहाल। मेरा मानना ऐसा है, कॉपर में एक प्रॉफिट टेकिंग लास्ट वीक आया था। ये हफ्ते भी मेरा व्यू ऐसा बन रहा है अराउंड 855 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 862 865 के टारगेट्स के लिए। लंबी तेजी डेफिनेटली यहाँ से नहीं समझ में आ रही है, बट ट्रेडिंग के लिए ऐसे बाय कॉल लेना चाहिए। यहाँ से अपसाइड्स एज इन सेंस ऑफ रिवॉर्ड्स किस तरह के देखते हैं इन परसेंटेज टर्म, एज एन अप्रोक्सीमेट, कुणाल? मेरे मेटल्स में भी सब टारगेट आ गए हैं, सो मैं ये लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ आगे जाके ये जो रेट कट का जो नैरेटिव है, ये अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो इसका एडजस्टमेंट सभी मार्केट्स में आना चाहिए।
सो 700 रुपए का कॉपर, जब चाइना स्लो डाउन था, तो विद चाइना स्लोइंग डाउन और ग्रेजुअली रिकवरिंग, इट्स ऑलरेडी इज ए $10,000, $8,000 से $10,000 हो गया है। सो मौजूदा स्तर पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करने में कोई बड़ा 10% का मुंह आ जाएगा ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल व्यू प्रॉफिट टेकिंग का है। प्रॉफिट टेकिंग आता है तब लेना चाहिए बड़ी 4-5% की अपसाइड के लिए। मौजूदा स्तर पे ट्रेडिंग के लिहाज से 1-8% मिल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए। एग्रेसिव लॉन्ग ये लेवल्स पे रिकमेंडेड नहीं है कि ये 950 हो जाएगा, ऐसा सब अभी फिलहाल नैरेटिव प्ले नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जो सेंटिमेंट प्ले है, जो बेसिक प्ले है, वो ऑलरेडी यहाँ पर इन प्राइसेस है और यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन फिलहाल नहीं है। ये तो बात हुई मेटल्स की, लेकिन एक ध्यान आपका यहाँ पर ओवर द वीकेंड जो खबरें आ रही थी अनियन के एक्सपोर्ट्स को लेकर, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी के ट्रेडर रामदास पावले हैं। रामदास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर बैंड है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कुछ सरकारों को यहाँ पर एक 99,000 टन के हिसाब से एक्सपोर्ट की बात जो है उसको हरी झंडी दी गई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स यहाँ पर नहीं खुले हैं, वो एक क्लैरिटी है जो बाजार को अभी भी समझ में आ रही है। लेकिन ये जो नंबर है, इसे आप कैसे रीड इन करते हैं? क्या इंडिया के पास इनफ प्याज है इस वक्त इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए? हेलो जी। आज महाराष्ट्र में प्याज हर साल से कम उत्पादन है और ये कम उत्पादन की वजह से अभी तक तो एक्सपोर्ट चालू नहीं किया। जो खाने वाला है, ग्राहक को भी कांदा का भाव ऊंचा नहीं होना चाहिए और खेती वाले को भी, फार्मर को भी कांदा का भाव इतना कम नहीं होना चाहिए। वो दोनों बैलेंस रख के गवर्नमेंट ये प्याज का सब जो पॉलिसी है वो पॉलिसी बना के रखा है। अभी गुजरात में जो कांदा दिया ये करने को, एक्सपोर्ट करने को, वो सफेद कांदा 2 लाख टन वो एक्सपोर्ट करने को दिया है। अभी महाराष्ट्र में कांदा एक्सपोर्ट करने के लिए परवानगी नहीं दी। तो रामदास जी, महाराष्ट्र में इस बार फसल का क्या हाल है? पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी कम है और आपको क्या लगता है कि आगे जाके पूर्ति हो पाएगी ये गर्मियों के 2-3 सीजन के हिसाब से? 2023-24 में जो बारिश हुआ महाराष्ट्र में, उसका प्रमाण कम से कम 80-90% है। पूरा बारिश नहीं हुआ है और ये बारिश कम होने की वजह से अभी कोई पीने के लिए भी पानी नहीं है। जो हर साल टाइम पे पानी मिलता था, लेकिन अभी पानी देने में भी दिक्कत आ रही है। इतना महाराष्ट्र में ये दुष्काल का स्थिति है और इसके लिए उत्पादन कम है। लेकिन इसके लिए बाजार भाव स्थिर रहने के लिए ये जो गवर्नमेंट निर्णय ले रही है कि ग्राहक को और खेत वाले को इतना, दोनों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस रख रही है। लेकिन उत्पादन तो कम है इस साल भी। तो कहाँ तक आप प्राइसेस, कहाँ तक रामदास जी आप भाव जाता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि जब तक नहीं? आज का मुंबई मंडी में 1,000 से लेके 1550 तक का कांदा का प्याज का बाजार है मुंबई के मंडी में। तो वो बाजार है ना, वो बाजार कम से कम 20-22-25 तक तो खेत वाले को मिलना चाहिए। वो हिसाब से वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने पॉलिसी करना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ अगर आपकी होना चाहिए। रामदास जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है अभी प्याज के लिहाज से? आपने कहा 20-22 है। हाँ, और मिल रहा है 10 से 15। हाँ, 10 से 15 मिल रहा है। वो इतना कम नहीं, वो फार्मर को नहीं परवड़ता इतना कम भाव में। अभी देखो फिलहाल अप्रैल में, मार्च अप्रैल में प्याज का बाजार 700-800 1000 रुपए ऐसा रहता था हर साल में। लेकिन इस साल में कम से कम 1550 तक तो है। तो प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम है, इसकी वजह से ये भाव है। लेकिन हर साल से अच्छा है। ओके। तो आप कह रहे हैं 700-800 का बाजार इस वक्त 1000-1500 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कम है। तो कितना कम है, आगे जाकर क्या और तकलीफ देखने को मिल पाएगी कंज्यूमर्स को? नहीं, अभी आगे अगर वही बैलेंस रखेगा गवर्नमेंट तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर पूरा सर सकट अगर एक्सपोर्ट को परमिशन दिया तो आगे जाके प्याज का बाजार तेजी रहेगा। तो आपको लगता है जो करंट भाव है यही बरकरार रहेंगे? यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट की एक्सपेक्टेशन आगे जाके फिलहाल नहीं है? बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं होना चाहिए। फार्मर भी जो पैसा लगाता है उधर मेहनत करता है, सब करता है, उनको भी तो पैसा फार्मर को भी उत्पादन में मिलना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो फार्मर की कॉस्ट क्या है अभी?
अभी मुंबई मार्केट का ये बाजार 1000 से लेके 1550 तक क्विंटल का बाजार है, तो ये बाजार कम ही है ना। पॉइंट टेकन रामदास जी। मुंबई बहुत मार्केट में आज का बिक्री मुंबई मार्केट में आज का बिक्री ये है, तो ये बाजार कम हो रहा है, ज्यादा कम से कम 20 के ऊपर बाजार मिलेगा खेत वाले को, तो भी प्याज परवड़ता है उत्पादन करने में। ओके। और रामदास जी, कितनी फसल है इस बार और यूजुअली कितनी आती है और सामने किस तरह की डिमांड है? अभी फिलहाल हर साल से 70-80 तक का इस साल प्याज का ये है उत्पादन है। जो 100% प्याज का उत्पादन होता है वो नहीं, उससे 70-80%, मतलब 20-25% उत्पादन इस साल कम है जी। और वो जो है वो सब ग्राहक को सबको उसका तेजी नहीं होएगा, वो भाव में परवड़ेगा, वो हिसाब से सब चल रहा है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए। जो अपना 20-25% 1 लाख टन का एक्सपोर्ट करता है कांदा अपन हर साल प्याज, वो प्याज एक्सपोर्ट इतना होएगा तो इधर भी बाजार तेजी रहेगा। पॉइंट टेकन। रामदास जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स प्याज का मैथमेटिक्स है, जहां पे वो कह रहे हैं कि 20-22 रुपए होना चाहिए, 10 से 15 फिलहाल चल रहा है। पिछले साल 7 से 8 रुपए था, तो क्लियरली पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा है, लेकिन जिस तरह की कॉस्टिंग है उसके लिहाज से अभी भी यहाँ पर कम बाजार। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हम बात करेंगे कुछ और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जहाँ पर तेज़ी है, बताएंगे आपको स्ट्रैटेजीज इस ब्रेक के बाद। ध्यान अब यहाँ पर धनिया की तरफ डालेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सत्यनारायण गुप्ता। गुप्ता जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। धनिये में हमने लगातार पिछले साल तो अच्छी खासी मूवमेंट देखी, इस साल भी ज़्यादातर लोगों का ध्यान यही रहा है कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं और भावों में लगातार हर डिप पे सपोर्ट हम बनता हुआ देखेंगे। आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ, जिस तरह की अवेलेबिलिटी है और सामने इन स्तरों पर क्या मांग है? लेकिन थोड़ा अच्छा है तो रैपिडली डिमांड अच्छा चला है जी। सत्यनारायण जी, आपको फिर से जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। जहाँ तक फंडामेंटल्स की बात है, माना यही गया है कि जिस तरह की आवक है बाजार में उसके सामने मांग ज़्यादा बेहतरीन होने की उम्मीद है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक यहाँ पर कम है और उसका फ़ायदा हमने यहाँ पर धनिये में लगातार आता हुआ देखा है। लेकिन ये भी एक चीज़ काफ़ी क्लियर रही है कि हर अपटिक के बाद यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली भी साथ साथ हमने प्राइसेस में लगातार बनते हुए देखी है। अगर हम चार्ट यहाँ पर धनिया का लेकर आएँ तो इस साल में अब तक यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, अपने लोज से भी यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई है। लेकिन अब यहाँ से क्या करना चाहिए उसके लिए बाजार के फंडामेंटल्स यहाँ पर जानने ज़रूर हैं। सत्यनारायण जी, कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ यहाँ पर मांग इन स्तरों पर? अच्छा है मसाला वालों का, और स्टॉक वालों ने अभी तक माल लिया नहीं प्रॉपर, इसलिए स्टॉक वाले भी डिमांड में आना चाहिए। और एराल्स काफी कुछ मार्केट में आ चुका है इस साल के प्रोडक्शन में से। लॉन्ग फ्यूचर इसका ठीक दिख रहा है यहाँ से, लेकिन अभी नेक्स्ट 1 महीना इसको रेंज बाउंड चलेगा, ये ज्यादा अप डाउन नहीं है कि थोड़ा सा सीजन गर्मियों के सीजन में थोड़ा सा डिमांड में मसाले पे इफेक्ट आता है, स्टॉक के लिए माल लेने का टाइम अच्छा है। ओके। अगर हम भावों की बात करें तो 8,300 तक के भी लेवल्स हमने यहाँ पर इसके बनते हुए देखे हैं। एज ऑफ नाउ 7,400, तो अपने हाई से भी अच्छा खासा करेक्ट होता हुआ नजर आया है। आपको क्या लगता है कहां पर नीचे में एक बेस बनेगा? जब ये चढ़ना शुरू होगा 1-1.5 महीने के बाद, तो कहां तक क्या लेवल्स बनते हुए देखेंगे फिर आप? मैम ज्यादा वोलेटाइल नजर नहीं आ रहा इस बार मार्केट, लेकिन ये रेंज का चल रहा है 200 में कभी भी 800 से 1000 रुपए तक रेंज बढ़ सकता है यहाँ से, रेंज आने के बाद नहीं रहे। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद कुछ बहुत बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, स्पेशली जहाँ तक बात यहाँ पर मसालों की है? अब यहाँ से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप बना रहे हो? जी, मैं तो आपके हर एक शो में एक ही कमोडिटी रिकमेंड किया है, एग्री में, टर्मरिक, और उसके भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इट इज इन द सेक्युलर अप ट्रेंड, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 22,000 22,500, ऐसा मेरा मानना है। आज भले प्रॉफिट टेकिंग है, बट ये एक कमोडिटी ऐसी है कि आने वाले और 1-2 महीना तो इसमें सोइंग का स्टेटस क्या रहेगा उसके पर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। पर जो शॉर्टेज क्रिएट हुई है इसमें, it is definitely heading towards 20,000 22,000, that kind of levels.
जी हाँ, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी यही कहा है कि 2200-2500 तक भी यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर लगातार बनती भी रहेगी, क्योंकि अगले हायर लेवल्स पे जिस तरह की मांग यहाँ पर डिस्टर्ब होती है उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखे रहेंगे। क्लियरली कुणाल काफ़ी समय से हमें कहते भी रहे हैं कि ओवरऑल एग्री में, ओवरऑल स्पाइसेस में, स्पेशली हल्दी पर उनका ध्यान यहाँ पर लगातार है और खरीदारी की राय वहाँ से आती भी हुई। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, एक ब्रेक का वक्त है। हम लौटेंगे तो आपके लिए इक्विटी बाजार पर पूरा फोकस करेंगे।